कपिल उससे व्यंग्यात्मक रूप से कहना चाह रहा था कि आपने उसे किसी ओझा तांत्रिक को दिखाया या नहीं, लेकिन वो चुप रहा। बेटी के प्रति उसकी पीड़ा को महसूस करके वो उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। हमने उसे कुछ ओझा तांत्रिकों को भी दिखाया था, जैसे वो कपिल के मन की बात भांप गया हो, शायद वो भी क्लेयरवोयेंट है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक तांत्रिक तो उसे वो हिचकिचाया नुकसान भी पहुंचाना चाहता था, लेकिन क्लेयर ने पहले ही महसूस कर लिया और हमें सावधान कर दिया। फिर हम क्लेयर को उसके पास नहीं ले गए, फिर हम उसे किसी तांत्रिक के पास नहीं ले गए। वैसे भी दिल्ली वाले जिस साइकेट्रिस्ट ने हमें क्लेयर के क्लेयरवोयेंट होने की जानकारी दी थी, वही इस मामले में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वो हमेशा हमें यही कहते हैं कि क्लेयर को इलाज की नहीं, अच्छी देखरेख की जरूरत है। उसे स्ट्रेस न होने पाए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसे ऐसी जगहों पर लेकर नहीं जाना है जहां नकारात्मक ऊर्जा हो, जैसे ऐसे स्थान जहां कोई भयानक घटना घटित हुई हो। अब मुझे क्या सपना आने वाला था कि उस रात उस रेस्टोरेंट में किसी का कत्ल हो जाएगा। मुझे पता होता तो मैं किसी हालत में उसे वहां नहीं ले जाता। आप चाहे जो कहें, कपिल बोला, लेकिन मेरी मानिए तो आज के ज़माने में इन बातों पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। आपको उसे किसी अच्छे स्पेशलिस्ट किस्म के मनोवैज्ञानिक को ही दिखाना चाहिए। उसने व्यथित भाव से कपिल की ओर देखा। मैं उसे कई बड़े बड़े डॉक्टरों के पास ले जा चुका हूँ, लेकिन सबने यही कहा कि इसे कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर सतीश भारद्वाज जाने माने मनोवैज्ञानिक होने के साथ ही पैरासाइकोलॉजिस्ट भी हैं। उनका कहना है कि क्लेयर को इलाज की नहीं बल्कि अच्छी देखभाल की जरूरत है। कपिल ने अस्त व्यस्त से पड़े घर पर नजर डाली। हाँ, कपिल का आशय समझकर वो निराश स्वर में बोला, मुझे पता है मैं उसकी अच्छी देखरेख नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप नहीं जानते हमारे परिवार पर क्या गुजरी है। पहले हम क्लेयर को बीमार ही समझते थे। हमने उसका इलाज कराने की काफी कोशिश की। उस चक्कर में हमारा परिवार कंगाली की हालत में आ गया। मैं और मेरी वाइफ मिलकर किसी तरह क्लेयर का ध्यान रखने की कोशिश करते थे, लेकिन करीब साल भर पहले एक घटना में मेरी वाइफ की मृत्यु होने के बाद मैं पूरी तरह से टूट गया हूँ। अब तो जीने की आस भी नहीं बची, केवल क्लेयर की वजह से। उसने अपने शब्द अधूरे छोड़ दिए। उसका गला रूंध गया था। हौसला रखिए, कपिल बोला, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। शायद अब तक आपको अच्छा डॉक्टर नहीं मिला है। उसने जवाब नहीं दिया। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी छाई रही। तो कपिल मुद्दे पर लौटते हुए बोला, उस रात रेस्टोरेंट में आप क्लेयर के साथ गए थे। वो ज्यादा बाहर जाना पसंद नहीं करती। कभी कभार मैं उसे घुमाने ले जाता हूँ। उस शाम भी पहले मैं उसे बीच पर घुमाने ले गया, फिर रेस्टोरेंट ले गया, लेकिन वहाँ पर उस घटना ने उसे फिर विचलित कर दिया। मतलब मर्डर ने? क्या उसने वहाँ कुछ देखा था या आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा था और वहाँ रेस्टोरेंट में किसी का खून हुआ है, ये भी मुझे सुबह न्यूज़पेपर में पढ़कर पता चला। उस रात में और क्लेयर रेस्टोरेंट में थे। उसी समय क्लेयर कुछ परेशान सी दिखने लगी। ऐसा तभी होता है जब उसे कुछ आभास होता है। उसी दौरान लाइट चली गई, फिर वो चीख की आवाज़ भी सुनाई दी। उसके थोड़ी ही देर बाद क्लेयर की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उसे तेज बुखार आ गया था और वो कांपने लगी थी। उसे दौरा सा पड़ रहा था। मुझे उसे मजबूरी में वहाँ से लेकर जाना पड़ा। आपने कहा ऐसा तभी होता है जब उसे कुछ आभास होता है। किस तरह का आभास? कुछ गलत होने का, जैसे उस जगह कुछ गलत हुआ हो, कोई भयानक घटना घटित हुई हो या होने वाली हो। कपिल ने गहरी सांस ली। ये आदमी कह क्या रहा था? तो अब इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के अलावा ओझा तांत्रिक की भी जरूरत पड़ने वाली थी। मुझे पता है, स्मिथ धीरे से बोला, कि आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा भी नहीं कि कभी आपके या किसी के भी साथ ऐसा कुछ हो जो उसे इन चीजों का विश्वास करना पड़े। एक समय था जब मैं भी नहीं करता था, लेकिन इतने सालों से क्लेयर के साथ जिस तरह की घटनाएं होती रही हैं, उनके बाद अब मेरे पास तो विश्वास न करने की कोई वजह ही नहीं है। इन बातों को छोड़िए, कपिल बोला, बात सिर्फ इतनी है कि आपकी बेटी को किसी तरह की मानसिक परेशानी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी मुलाकात अभी तक किसी अच्छे डॉक्टर से नहीं हुई। आपने बताया कि रेस्टोरेंट में उसे तेज बुखार भी आ गया था। मेरी एक परिचित जिला अस्पताल में डॉक्टर हैं। मैं उनसे कह दूंगा कि वो एक बार क्लेयर का चेकअप कर लें। अगर आपको कोई आपत्ति न हो। मुझे क्या आपत्ति होगी? वो कृतज्ञ भाव से बोला, आपकी मेहरबानी होगी, लेकिन क्या? अभी मेरे पास उसका इलाज करा सकने लायक पैसे नहीं है। पहले उसके इलाज के लिए साइकोलॉजिस्ट्स के चक्कर काट कर मेरी हालत। पैसे की कोई बात नहीं है, कपिल उसकी बात काट कर बोला। वो सरकारी डॉक्टर है और आजकल तो वैसे भी सरकार निःशुल्क इलाज की योजनाएं चला रही है।
मैं चाहता हूं कि आपकी बेटी जल्दी से जल्दी कम से कम इतनी स्वस्थ तो हो जाए कि पुलिस को अपना बयान दे सके। जैसा आप ठीक समझें। कपिल ने उससे कुछ देर और पूछताछ की, लेकिन रेस्टोरेंट में अपनी बेटी की तबीयत खराब होने के अलावा वो और कोई ऐसी जानकारी कपिल को नहीं दे सका जो इस केस पर रोशनी डालती हो। कपिल उसका शुक्रिया अदा करके वहां से बाहर निकला। बाहर आकर कार में बैठने के बाद उसने फिर जेब से मोबाइल निकाला और स्क्रीन ऑन करके उस पर चमक रहे क्लेवोयेंट के सर्च रिजल्ट पर नजर डाली। क्लेवोयेंट यानी ऐसा शख्स जो ऐसी अमानवीय शक्ति होने का दावा करता हो जो सामान्य संपर्क माध्यमों के बाहर भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान सके। व्हाट द हेल। हॉस्पिटल में सौम्या का दिन कोई खास हलचल वाला नहीं रहा। उसका ज्यादातर समय मरीजों को देखने में ही बीता। थोड़ा बहुत समय हॉस्पिटल के दूसरे डॉक्टरों के साथ चर्चा करने का मौका भी मिला, लेकिन चर्चा के दो ही प्रमुख विषय थे, एक तूफान की चेतावनी और दूसरा पिछली रात रेस्टोरेंट में हुई कत्ल की वारदात। न्यूज चैनलों, अखबारों आदि के माध्यम से बार बार बताया जा रहा था कि तूफान ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, फिर भी भारी बारिश और तूफान के खतरे को देखते हुए तटवर्ती इलाके के निवासियों को चेतावनी दी गई थी कि वे रात में घर से बाहर न निकलें। दोपहर में उसे कपिल का फोन आया। हेलो, उसने कॉल रिसीव की। हेलो, उधर से कपिल की आवाज आई। क्या कर रही हो? सौम्या ने गहरी सांस ली। अरसे बाद कपिल ने उसे अपनी तरफ से फोन लगाया था। वही, सौम्या ने जवाब दिया, रूटीन वर्क, मरीजों का चेकअप, यादों का चक्कर वगैरह वगैरह। तुम बताओ कैसे कॉल की? कपिल ने उसे क्लेयर के बारे में बताया। वो क्लेवोयेंट है, सौम्या बोली। तुम्हें पता है क्लेवोयेंट क्या होता है? कपिल को आश्चर्य हुआ। क्लियर और विजन शब्द से मिलकर बना है। क्लेवोयेंट जिनकी विजन ज्यादा ही क्लियर होती है, जो आम आदमी से ज्यादा अतीत या भविष्य की घटनाओं को भी देख लेते हैं, उन्हें क्लेवोयेंट कहते हैं। भविष्य या भूतकाल की घटनाओं को देख सकते हैं। एक तरह से साइकिक। तुमने कंज्यूरिंग नहीं देखी क्या? देखी है। खैर, उसे छोड़ो। अगर तुम्हें खाली समय मिले तो तुम जरा उस लड़की को देख लेना। देख लेना मतलब उसका चेकअप वगैरह कर लेना भाई। डॉक्टर हो न तुम, कुछ तो अंदाजा लगेगा तुम्हें। और उसके मानसिक रोग का इलाज नहीं कर सको तो कम से कम उसे कल रात रेस्टोरेंट में बुखार आ गया था, तब से वो गुमसुम है, उसके लिए ही कोई गोली दवाई दे देना। कपिल, क्लेवोयेंट होना कोई मानसिक रोग नहीं होता। मुझे क्लेवोयेंट होने के बारे में नहीं जानना है, कपिल बोला। वैसे भी उस लड़की को शायद किसी तरह की मानसिक परेशानी होगी। उसका पिता कंफ्यूज होगा या फिर उसे कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिला होगा। तुम कोई ढंग का साइकेट्रिस्ट ही रिकमेंड कर देना उसे। बेचारा बहुत परेशान लग रहा था। ओके, मैं टाइम निकाल कर उसके घर चली जाऊंगी। एड्रेस? कपिल ने एड्रेस बताया। कपिल से फोन पर बात करने के बाद सौम्या फिर हॉस्पिटल के कामों में व्यस्त हो गई, लेकिन उसे दिन भर क्लेयर के घर की ओर जाने का मौका नहीं मिल पाया। शाम को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब वो अस्पताल से बाहर निकली, उसी समय हॉस्पिटल के एक अन्य डॉक्टर, जिनका नाम विजय भटनागर था, उसके पास पहुंचे। चलो सौम्या, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, उन्होंने सौम्या को अपनी कार में लिफ्ट ऑफर करते हुए कहा। सौम्या के घर में केवल एक ही स्कूटी थी, जिसे अक्सर लीना ही उपयोग करती थी। सौम्या अक्सर घर जाने के लिए टैक्सी या ऑटो का ही उपयोग करती थी। ये बात हॉस्पिटल के उसके अन्य साथी डॉक्टर भी जानते थे, जिनमें करीब करीब सभी के पास अपनी गाड़ी थी, और घर लौटते वक्त अक्सर उनमें से ही कोई न कोई सौम्या को घर छोड़ देता था। हॉस्पिटल के पिछले हिस्से की ओर से पोस्टमार्टम हाउस के बगल से होकर एक शॉर्टकट भी था, लेकिन वो रास्ता कच्चा और सुनसान रहता था और एक कब्रिस्तान से होकर जाता था। उसकी जगह सौम्या मेन रोड वाला रास्ता ही प्रेफर करती थी, क्योंकि उस ओर से रास्ते में जाते समय कुछ आवश्यक खरीदारी भी की जा सकती थी। थैंक्स डॉक्टर भटनागर, लेकिन सौम्या हिचकिचाई। मुझे एक पेशेंट के यहाँ विजिट करने भी जाना है। मैं टैक्सी कर लूँगी। अरे क्या टैक्सी, उन्होंने प्रतिवाद किया। चलो ना, पेशेंट के यहाँ तुम्हें मैं ले चलता हूँ। मुझे अभी घर जाने की कोई जल्दी नहीं है। इसी बहाने थोड़ा घूमना हो जाएगा और तुम्हारा पेशेंट भी खुश हो जाएगा। एक के बदले दो डॉक्टर आ गए। सौम्या हंसी। डॉक्टर भटनागर ने भी हंसी में योगदान दिया और पार्किंग की ओर बढ़ गए। कुछ ही देर में दोनों डॉक्टर भटनागर की कार में उड़े जा रहे थे। सौम्या ने उन्हें कपिल द्वारा भेजा गया स्मिथ का एड्रेस बताया। वहां पहुंचने में उन्हें करीब 15 मिनट का समय लगा। डॉक्टर भटनागर ने कार स्मिथ के घर के सामने रोकी। तौबा, बाहर घर पर नजर मारते हुए डॉक्टर भटनागर बोले, ये किस भूत बंगले में मरीज देखने आई हो? भूत बंगले से सौम्या को क्लेवोयेंट वाली बात याद आ गई। मुझे शायद 10-15 मिनट लगेंगे, वो कार से उतरते हुए बोली। आप भी आएंगे?
नहीं भाई, तुम ही जाओ और पेशेंट को देखकर जल्दी वापस आओ। तब तक मैं कार में बैठकर मौसम का आनंद लेता हूँ। शाम हो चुकी थी लेकिन घने काले बादल घिर आने के कारण अंधेरा कुछ ज्यादा ही लग रहा था। हवाएं भी तेज हो गई थीं। रह रहकर बादलों की गरज कभी भी जोरदार बारिश शुरू होने का संकेत दे रही थी। सौम्या ने घर के दरवाजे पर पहुंचकर कॉलबेल के बटन की ओर हाथ बढ़ाया, फिर उसे बाहर की ओर झूलते देखकर हाथ बीच में ही रोक लिया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ क्षण का इंतजार, कोई प्रतिक्रिया नहीं। सौम्या ने बेसब्री के साथ फिर दरवाजा खटखटाया, फिर पलटकर बाहर खड़ी कार की ओर देखा। कार में बैठे डॉक्टर भटनागर जो उसी की ओर देख रहे थे, वो सौम्या को कार की ओर देखते पाकर मुस्कुराकर उसकी ओर हाथ हिलाया। सौम्या भी मुस्कुराई, फिर उसने पलटकर दरवाजा और बेसब्री के साथ और भी जोर से थपथपाया। हेलो, उसने आवाज दी। कोई है? कोई जवाब नहीं। तभी अचानक शरीर में सिहरन पैदा करने वाली जोर की ठंडी हवा चली और दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।